Hello students, myself Rakesh Sharma, Director of Paras Institute of Commerce Private Limited. Hope you are doing good. और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 12th के बाद हर एक बच्चे का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्लास 12th के बाद ऐसा हम कौन सा कोर्स अडॉप्ट करें जिससे एक अच्छा फ्यूचर बन सके या फिर अच्छा कैरियर बन सके. इनफैक्ट ये जो सवाल है ये आपके क्लास 10th के बाद ही दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के बाद आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स. बट उस टाइम पे हम ज्यादा सीरियस नहीं होते अपने कैरियर को लेके और किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम मिसगाइड हो जाते हैं और रैंडमली अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लेते हैं. इसका नुकसान ये होता है कि आप जो क्लासेस होती है 11th और 12th उनको ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ते. ज्यादा सीरियसली ना पढ़ने की वजह से आप अपना बेस खराब कर लेते हैं. जो एक सब्जेक्ट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होता है वो आप क्लियर नहीं करते, जिस कारण आप बड़े कोर्स करने की सोच भी नहीं सकते और क्लास 12th के बाद आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि मुझे अब करना क्या चाहिए. सो दीज आर सम बेसिक रीजंस जिसके कारण बच्चे कुछ बड़ा कोर्स करने की सोच नहीं पाते. और यदि आपने क्लास 11th और 12th की स्टडीज अच्छे से कर रखी है तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी हायर स्टडीज की नींव मजबूत कर ली, यानी कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, आपका बेस स्ट्रांग हो गया जिससे आप बड़े कोर्स करने की सोच सकते हैं. मैंने बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में सेमिनार्स दिए और 1-to-1 काउंसलिंग की स्टूडेंट्स की. तब एक बात आती है मेरे सामने कि कोई भी स्टूडेंट सोच बहुत बड़ी रखता है, वो बहुत कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना चाहता है, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहता है, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना चाहता है, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा करना चाहते हैं. लाइक दे आर वेरी मच पॉजिटिव. बट कहीं ना कहीं मिसगाइड होने की वजह से वो अपना बेस खराब कर लेते हैं और बड़े कोर्स की ना सोच पाने के कारण एक ट्रेडिशनल डिग्री कर लेते हैं. 3 years डिग्री के हो गए, फिर वो 2 साल मास्टर डिग्री में लगाते हैं, यानी कि लाइफ के क्लास 12th के बाद 5 साल, जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है. उस टाइम पे आपको कैरियर बनाने के लिए अच्छे से स्टडी करनी होती है और आपको एक अच्छा कोर्स चूज करना होता है. उस टाइम पे आप ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जाके आप मजबूरन 5 साल बाद में आपके ऊपर इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि आपको मजबूरन कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था. आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपकी जो विलिंग्स थी उसको मारना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में. सो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इज, जो मेरा सजेशन है, बहुत सोच समझ के आप स्ट्रीम डिसाइड करें, 11th और 12th को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आप बड़े से बड़े कोर्स करने की सोच सकें और कोर्स ऐसा करें कि 5 साल लाइफ के लगाने के बाद उस कोर्स का बेनिफिट आपको पूरी लाइफ मिले. तभी जाके आप सेटिस्फाइड रहेंगे पूरी लाइफ, क्योंकि आप हर एक वो काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था. सो दिस इज माय एडवाइस टू यू ऑल कि कोर्स ऐसा चूज करें, यानी कि आप अपने कैरियर के लिए जब तक प्रोफेशनल कोर्स चूज नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है. तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कोर्स को डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, बट कहीं ना कहीं आपने ज्यादा ये सुना होगा कि ये कोर्स टफ है. यस, द कोर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी है. नेगेटिविटी ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बच्चों को बहुत कम पता है. यदि आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान लें अच्छे से तो मुझे लगता है ये कोर्स टफ नहीं है. बट ड्यू टू सम मिसगाइडेंस, कहीं ना कहीं एक र्यूमर जिसकी वजह से बच्चे इस कोर्स से कटते हैं, करने की सोचते नहीं है. हालांकि मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आज की डेट में द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है. अब पीछे कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड 37% बढ़ी है. अब इससे ज्यादा मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा आपको बड़ा,
ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहां लाखों लोगों ने नौकरी गंवाई, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड 37% बढ़ी है। और डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले सीए कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया इन द ईयर 1949, और जिसको नाम दिया गया द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। और यदि हम बात करें ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ICAI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ग्रोइंग इकोनॉमी में। देखिए, गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि 90% जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज थ्रू टैक्स। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसको जो एडवाइस करती है टैक्सेशन के लिए, दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एडवाइस करती है कि हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द टैक्स एंड हाउ वी कैन जनरेट आवर रेवेन्यू मैक्सिमम फ्रॉम द सिटीजन्स। तो ICAI एक एडवाइजरी की तौर पे काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। देखिए, यदि हम हेड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि ICAI को एडमिन करती है, मतलब केयर टेक करती है। जो भी ICAI में चेंजेस करने हैं, या फिर ICAI के जो मेंबर्स हैं वहां पे चेंज होता है, या फिर ICAI कोई नया लॉ बनाती है जिसके साथ डिस्कस करना होता है, ये सारी की सारी केयर टेकिंग का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस, जब से इंडिया आजाद हुआ, तब से बहुत तरह के टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस में चेंज किया गया। यदि हम सारी बताएं तो शायद आपको नॉलेज में ना भी हो, लेकिन रिसेंट एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था जिसके बारे में आप सबको नॉलेज है। द नेम ऑफ दैट टैक्स इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का एक स्लोगन था, वन नेशन वन टैक्स। इसको सक्सेस करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होती है थ्रू GST, दैट इज डन थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, पब्लिक को बताती है कि आपको GST कितना पे करना है, या फिर आपका GST रिटर्न कैसे हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज किसको होती है? CA प्रोफेशनल्स को होती है। तो ICAI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। इन द सेम वे, यदि हम इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत मेजर रोल रहता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दिस वे, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। और जितने भी टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट्स हैं, यानी कि कमिटीज हैं, उनमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर्स कंपलसरी होते हैं। यहां पे मैंने ड्राइंग पे बता भी रखा है आपको। देखिए, गवर्नमेंट के अंडर एक मिनिस्ट्री होती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि CA इंस्टीट्यूट को एडमिन करती है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्नेचर करते हैं, दैट इज वैलिड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बैंकिंग से आप देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट्स होती हैं, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल रहता है। जैसे आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, और जब आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट में देखेंगे तो वहां पे भी ICAI के मेंबर्स आपको मिलेंगे। और सर्विसेज सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप यदि अक्रॉस द वर्ल्ड जाके देखें, साउथ ईस्ट एशिया में मोस्ट ऑफ द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। और बाकी जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा भी रखा है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ICAI का MOU साइन है, जहां पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं या फिर वहां जाके भी काम कर सकते हैं। सो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि हम फॉरेन में जाके पढ़ें, या फिर फॉरेन में जाके पढ़ के इंडिया में काम करें। देखिए, अपॉर्चुनिटी अपने पास ऑलरेडी है इंडिया में भी।
यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपके पास फॉरेन जाके काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज है। और कोई कंट्रीज डिफाइन नहीं है कि आप यूएसए में जाके काम नहीं कर सकते, आप कनाडा में जाके काम नहीं कर सकते, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम नहीं कर सकते। ये सारी की सारी कंट्रीज में आप जाके काम कर सकते हैं। इवन बहुत सारी कंट्रीज में आईसीएआई ने अपने ब्रांचेस भी खोल रखे हैं। ब्रांचेस मतलब एडमिशन ब्रांचेस, या फिर जो सपोर्ट देना होता है स्टूडेंट को, वो सपोर्ट के लिए ब्रांचेस भी बना रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम सेंटर्स भी वहां पे बना रखे हैं। I mean to say, ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, is providing their service across the world. और जहां तक हम ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें, शायद आपने स्पीच भी सुना होगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक स्पीच दिया था ICAI भवन में, और उन्होंने ये कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग इकोनॉमी में। और इंडिया इज एन ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ। इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे कि हम सबको पता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी की रिसेंटली हम बात करें तो जैसे पीछे कोविड था, कोविड में आपने सुना होगा कि लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बट यदि हम सीए की बात करें तो सीए की डिमांड 37% बढ़ी है, ना कि कम हुई है। एंड दिस इज ऑन डॉक्यूमेंट्स। आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने दिखा रखा है कि सीए की डिमांड कैसे बढ़ी ऑल ओवर इंडिया, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड आई, कितनी कंपनीज आई, ये सारी मैंने आगे के स्लाइड्स में आपको दिखा रखी है। तो यू विल गेट द प्रूफ आउट देयर, और ये ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है। आईसीआई की साइट में जाके आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड द प्रूफ। इवन मैंने स्लाइड में दिखा भी रखा है, आप जब इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स आउट देयर। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में मैंने सारा दिखा रखा है। अब आईसीआई ने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है, इस कोर्स की फीस यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट की अलग अलग फीसेस है, नॉट लाइक दैट। ऑल ओवर इंडिया जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो सेम होती है। और यदि आप इन टोटल बात करें और इस कोर्स की रिटर्न की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत कम खर्चे में आप इस कोर्स को करेंगे, और कम खर्चे में करने के बावजूद आपको जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो सैलरी मिलेगी, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। आपकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप 50,000 से स्टार्ट करेंगे, क्या पता 5 महीने बाद में आप 5 लाख तक पहुंच जाएं। दैट्स अप टू योर टैलेंट, दैट्स अप टू योर वर्क। जो आप काम करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये कि आप ग्रोथ कितनी करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है कि ये हाईली रेस्पेक्टेबल कोर्स है। आप यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपकी सोसाइटी में भी रेस्पेक्ट है और प्रोफेशनल्स के बीच में भी आपकी रेस्पेक्ट होगी, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल। जैसे कि मैंने बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। इन द सेम वे, what are the duties and responsibilities of the members of the Institute of Chartered Accountant of India, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आईसीआई का बताया, तो आईसीआई के मेंबर्स ही हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐसा कौन सा रोल होता है जिसके कारण मैंने कहा कि आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि जब एक स्टूडेंट प्रोफेशनल बन जाता है, सीए बन जाता है, तो उसकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की यदि हम बात करें या फिर उनके वर्किंग प्रोफाइल की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट जिससे चल रही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट का जो 90% रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज थ्रू द टैक्स। जो पब्लिक से टैक्स लेती है, जो इंडस्ट्री से टैक्स लेती है, जो बैंक्स, जो इन्वेस्टर्स जितने भी है, प्राइवेट बैंक्स हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, बहुत तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एक रेवेन्यू देना होता है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो उससे रिलेटेड जितना भी काम होता है, ऑल इज डन बाय द सीए प्रोफेशनल्स। आई विल शो यू सम ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई विल शो यू द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करता है, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, उनको फाइनेंस मैनेज करके चलना होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है उनको कि हमें इन्वेस्ट कितना करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कब करना है। इन सारी चीजों की प्लानिंग करने का काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। उसी से रिलेटेड बजट बनाने का काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन द सेम वे, टैक्स प्लानिंग। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और आप यदि कोई भी सामान ले रहे हैं तो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो टैक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है
हम साल में एक बार टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसको हम ITR बोलते हैं, जिसका नाम भी सुना होगा आपने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें कंसल्ट किससे करना होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। यानी कि यदि आप इनकम कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और यदि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो किसके थ्रू से देंगे आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू से। एक टैक्स प्लानिंग होता है। टैक्स प्लानिंग इन द सेंस कि सपोज करो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो मुझे कंपनी सैलरी देती है, और सैलरी इतनी दे रही है कि गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है कि ठीक है आप 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना है, 2.5 से कम कमा रहे हो यानी कि 2.5 लाख से कम कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना। कहीं अब जैसे फीमेल्स के लिए कह रखा है 5 लाख रुपए से ऊपर आप कमा रहे हो तो टैक्स देना है, उससे कम कमा रहे हो तो टैक्स नहीं देना। सपोज करो मैं 7 लाख रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मैंने एक्सपेंसेस ऐसे कर रखे हैं जो कि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ इंश्योरेंस कर रखी है, LIC कर रखी है। आपने सुना होगा, सपोज करो मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया या फिर और कोई इंश्योरेंस करवा लिया जिसमें टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोबारा। अब ये सारे एक्सपेंसेस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने रखूंगा कि जी मैंने इस साल ये पैसे खर्च करे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरा पता होता है कि मैंने कौन से टैक्स जो पे कर रखे हैं वो मुझे दोबारा पे नहीं करना। तो टैक्स प्लानिंग का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। टैक्स प्लानिंग, या यदि मैं शॉर्ट करूं तो लीगली टैक्स बचाने का तरीका किसके पास होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन प्रोफाइल। अब आप ये देखिए कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और यदि हम टैक्स की बात करें तो बहुत कम लोग अभी टैक्स पे कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बना दे, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा GST, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया गवर्नमेंट ने थ्रू GST, और इसको कामयाब करने में मैंने क्या बताया था आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब ये GST की रिटर्न फाइल करने के लिए किससे कंसल्ट करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो टैक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है सारा का सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। इन द सेम वे आपने ऑडिटर्स का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा किसी भी बैंक में जाते हैं, यदि आप 30 या 31 तारीख को जाते हैं या फिर 29 को जाते हैं, तो ज्यादातर बैंक्स बोलती हैं हमारी ऑडिट चल रही है, अभी हम काम नहीं कर सकते, पब्लिक वर्क नहीं कर सकते। तो ये जो ऑडिट करने का काम होता है, यानी कि इंटरनल चेक करवाने का काम होता है कि हमने जो ट्रांजैक्शंस करी वो सही करी या गलत करी, कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ अनजाने में। इन सारी चीजों को चेक करने का काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिटिंग। अब ये ऑडिट सिर्फ बैंक्स में नहीं होती है, इंडस्ट्रीज में भी होती है, स्मॉल स्केल बिजनेस में भी होता है, लार्ज स्केल बिजनेस में भी होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, अपने डिपार्टमेंट में सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इन शॉर्ट यदि मैं बताऊं आपको कि जहां पे पैसे का लेन देन होगा वहां पे ऑडिट जरूर होगा, और ऑडिट करने का काम किसका होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया, एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यदि मैं डिमांड की बात करूं तो कम से कम 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें चाहिए, और इनफैक्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है दैट इज 3.5 लाख ओनली। स्कोप बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं रहते, इस कोर्स को करने से थोड़े से हिचकते हैं, दैट इज ओनली द प्रॉब्लम। खैर चलिए, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि चीजें दिमाग में आ जाती है कि बच्चों से जब भी बात करते हैं सीए के बारे में, टफ की बात करते हैं, तो मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूं, इससे आप गेस कर सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। इन द सेम वे बिजनेस कंसल्टेंट, मुझे कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो, डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करूं, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो इन सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है दैट इज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कंसल्टेंट का भी काम करते हैं। इसी से रिलेटेड हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा कंपनीज के CEO, CFO, डायरेक्टर्स, मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, बट आपको यह नहीं पता होगा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं।
बहुत सारी कंपनीज ये प्रिफर करती है, बहुत सारी नहीं, हर एक कंपनी प्रिफर करती है कि मेरी कंपनी का सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरी कंपनी का सीईओ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरी कंपनी का डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए प्रिफर करते हैं, ये सारे जो मैं प्रोफाइल बता रहा हूं, ये सारे के सारे प्रोफाइल कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, बिजनेस को प्रमोट करना होता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, ऑडिट भी करवानी होती है, सारी की सारी नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है। दैट्स वाई दे प्रिफर सीईओ, सीएफओ एंड डायरेक्टर्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन द सेम वे कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी एक्ट के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, जीएसटी एक्ट के बारे में, इन सारी चीजों की नॉलेज किसको होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है। ताकि कंपनी को कौन से एक्ट में रह के काम करना पड़ेगा, जीएसटी कौन से एक्ट के थ्रू आई है और कैसे इसको फुलफिल करना पड़ेगा, आई मीन टू से जितने भी इन चीजों से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं, इन सारे के सारे एक्ट्स की नॉलेज किसको होती है? सीएस को होती है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट किया है जॉब प्रोफाइल। इन डेप्थ यदि जाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग कि अच्छा इतना ज्यादा काम है तो जॉब तो बिल्कुल आराम से मिलेगी। यस, आपने सही सोचा, जॉब करने वालों की कमी है, क्योंकि इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं है। यदि आप में से 10 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोचते हैं तो सिर्फ 5 साल की मेहनत है। 5 साल बाद में ये 10 बच्चों का जो फ्यूचर होगा, दैट विल बी द ब्राइटेस्ट, उनका सबसे ब्राइट फ्यूचर होगा। दे विल बी वेरी मच सेफ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यदि मैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम लूं जो आज बहुत ज्यादा रिनाउंड है, और उनका नाम आपने भी जरूर सुना होगा, बट यदि मैं आपको अभी बताऊं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज यहां पे बैठे हैं और इन्होंने इतनी लाइफ में अचीवमेंट्स ली है, तो शायद आपको ये लगेगा कि सर अभी तो हमारी सीए नहीं हुई, आप हमें ये क्यों दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक सीढ़ी चढ़ा रहा हूं। आप क्लास 12th में या फिर क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में, आपकी एक थॉट अभी डेवलप हो रही है अपने कैरियर को लेके। इस टाइम पे बहुत हाइट पे कुछ दिखा दिया, आप कम से कम उतना तो सोचेंगे कि ठीक है एक बारी बनते हैं, कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई, क्या पता हम भी वहां पे पहुंच जाएं। और आई एश्योर यू, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आप उससे ऊपर की सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन से आप सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसका लालच हर एक को होता है। और जितना हो सकता है हमारी जो एक फीलिंग्स होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के लिए करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थॉट आपको ऊपर ले जाने के लिए एनर्जेटिक बनाती है। जब तक आप ये प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, यानी कि जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, तब तक आप उससे ऊपर का कैसे सोच सकते हैं। एंड आई विश यू फॉर दैट ऑल्सो। अब मैं कुछ एक पर्सनैलिटीज के नाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शायद आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, बट कहीं ना कहीं आपको यह नहीं पता कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। लाइक सीए पीयूष गोयल, प्रेजेंटली ही इज द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट एंड ही इज हैविंग 3 मिनिस्ट्रीज। ही इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ही इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ही इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनके पास 3 मिनिस्ट्री है। सीए सुरेश प्रभु, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। सीए सुरेश प्रभु, he is the former minister of Indian Railway and he was the minister of Commerce and Industries. Presently वो राज्यसभा के मेंबर हैं इसी गवर्नमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और ये इलेक्टेड नहीं है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन द सेम वे सीए कुमार मंगलम बिरला, he is one of the renowned industrialists in India and in other countries also. He is the chairman of Aditya Birla Group. C.A. Nainalal Kidwai, she is one of the most powerful lady in the field of finance, and she was the former chairman of HSBC Bank. She was the CEO and country head of HSBC India, and she was honored with Padma Shri in the year 2007. आपने राजेश मागो का नाम नहीं सुना होगा, सीए राजेश मागो, बट यस आपने मेक माई ट्रिप का नाम जरूर सुना होगा। ही इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेक माई ट्रिप। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए आदित्य पुरी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी है
कि जो वर्ल्ड के टॉप सीईओज हैं उनमें इनका नाम आता है। सीए क्रिस अय्यर, शायद आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। सीए क्रिस अय्यर वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। ये एक बहुत बड़ा रिटेल चेन है वर्ल्ड वाइड, आपने नाम भी सुना होगा। इन द सेम वे राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम शेयर मार्केट में हर कोई जानता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के होते हैं ज्यादातर देखते भी हैं मार्केट की फ्लक्चुएशंस भी अप एंड डाउन होती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बिजनेस की स्टडीज करनी होती है, बिजनेस की नॉलेज रखनी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको देखना होता है ये चैनल्स। उन्होंने नाम जरूर सुना होगा सीए राकेश झुनझुनवाला का। इन शॉर्ट यदि मैं कहूं तो राकेश झुनझुनवाला इज द किंग ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। दीपक पारिक, दीपक पारिक ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस दी है, और इनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया के जितने भी टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यानी कि जो रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टॉप एंड रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनमें इनका नाम आता है, एंड ही इज द 5th रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। सो ये पर्सनैलिटीज के नाम मैंने आपके साथ शेयर करे। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि जो भी आप प्रोफेशन चूज करते हैं, अभी आप क्लास 10th में, 11th में, 12th में, जिस किसी भी क्लास में आपको आपका टारगेट बहुत ऊंचा लेके चलना पड़ेगा, आपको बहुत ऊपर की सोचनी पड़ेगी, तभी जाके आप स्टार्ट करेंगे उस रास्ते पे चलना। और ये सही टाइम आपको मोटिवेट करने का। यदि आपको हमने इस टाइम पे मोटिवेट नहीं किया तो आपको कोई ना कोई मिसगाइड करके किसी भी गलत ट्रैक पे डाल सकता है, और आपको पूरी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग जीने पे मजबूर कर सकते हैं वो। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस नेम्स, और इनको देख के आपको बहुत कुछ सीखना भी है, और इनकी तरह ही आपको भी बड़ा टारगेट लेके चलना है, सो दैट यू कैन सर्व योर सोसाइटी and your country and your family. The requirement of chartered accountant is more than 10 lakhs in India as per the population. But अभी फिलहाल हमारे पास 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और उसमें से भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आप मान के चलिए 30% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया में काम नहीं कर रहे, फॉरेन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। सो डिमांड है, सप्लाई कम है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस कोर्स के लिए पॉजिटिव रहें और इस कोर्स को अच्छे से करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द लेवल्स एंड हाउ यू कैन कंटिन्यू दिस कोर्स, और कैसे करना होता है, क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सब जानते हैं, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन, उसके बाद होता है सीए इंटरमीडिएट, और फिर होता है सीए फाइनल। सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है 3 साल की, जो कि किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको करनी होती है। और इस 3 साल की ट्रेनिंग में से जब तक आप 2.5 साल की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, यानी कि 2.5 years की ट्रेनिंग करने के बाद आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हैं। आपको 3 years की ट्रेनिंग तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट आप फाइनल का एग्जाम देने के बाद भी 6 months की पेंडिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। देखिए, सीए फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट्स के बारे में। सीए फाउंडेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये एक मेजर रोल प्ले करती है इस कोर्स में। और ये सारी की सारी सब्जेक्ट्स जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम से क्लास 11th और 12th पास की है, उन बच्चों ने पढ़ रखी है। यानी कि सीए फाउंडेशन का टोटल 400 का एग्जाम होता है। 400 के एग्जाम में से 300 मार्क्स की सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में पढ़ रखी है। इवन आप यदि चैप्टर टू चैप्टर कंपेयर करते हैं, अकाउंट्स उठाइए, आप फाउंडेशन का सिलेबस देखिए और आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस देखिए, 100% मैच करता है। इकोनॉमिक्स उठाइए, सारा का सारा मैच करता है। मैथमेटिक्स उठाइए, सारा का सारा मैच करता है। स्टैटिस्टिक्स उठाइए, सारा का सारा मैच करता है। आई मीन चैप्टर ईच एंड एवरी टॉपिक तक आप कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड कि सारा का सारा मैच कर रहा है। अब इस कोर्स को करते कौन है ज्यादातर स्टूडेंट्स? देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीए कोर्स हम किसी भी क्लास में जाएं, पूछें बच्चों से, एवव एवरेज बच्चे ही इस कोर्स को करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। एवरेज या बिलो एवरेज तो इस कोर्स को सोचते भी नहीं है कि नहीं सीए नहीं करना, बड़ा टफ है, राइट? अब ये 2 चीजें होगी। आपने मान के चलिए 75% सिलेबस 11th और 12th में कर रखा है, एवव एवरेज बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं, तो एक जनरल सा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि रिजल्ट कितना होता होगा। एक जनरल सा क्वेश्चन हम पूछें किसी से
कि इंटेलिजेंट बच्चे कर रहे हैं, 75% सिलेबस उन्होंने 2 साल पढ़ रखा है, इसके बाद रिजल्ट कितना होना चाहिए इस एग्जाम का, तो यू विल फाइंड द आंसर कि सर 90% तो रिजल्ट होना चाहिए. बट यू विल सरप्राइज बाय नोइंग वन थिंग, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2006 टिल 2019 32 टाइम्स जो एग्जाम हुआ है सीए का, उसका रिजल्ट आप यदि ऑल ओवर इंडिया का देखें, एवरेज रिजल्ट, यू विल सरप्राइज बाय नोइंग ऑल ओवर इंडिया का एवरेज रिजल्ट रहा है 32.25% फ्रॉम लास्ट 32 अटेम्प्ट्स टिल द ईयर 2019. एवव एवरेज बच्चे आ रहे हैं, 75% सिलेबस ऑलरेडी करके आ रहे हैं, ऑलरेडी इन्हें की 2 साल पढ़ के आ रहे हैं, उसके बावजूद जो सीए का रिजल्ट है दैट इज 32.25%. अब इसमें गलती किसकी है? क्या स्टूडेंट की गलती है? क्या उनके पेरेंट्स की गलती है? या फिर उनकी गलती है जिन्होंने आपको 2 साल पढ़ाया, आई मीन आपके स्कूल टीचर्स की? या फिर आपका जो प्रेजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने करी थी, वो जिम्मेवार है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. यही चीज डिमोटिवेट करती है बच्चों को सीए कोर्स करने के लिए. अब हम बात करते हैं पारस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में. यदि हम ऑल ओवर इंडिया से पारस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कंपेयर करें, यू विल बी हैप्पी टू नो कि पारस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लास्ट 2 इयर्स के यदि हम कंपेयर करें तो ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट जून 2017 में जो रहा दैट वाज 40.52% और पारस का रिजल्ट रहा 82%. इन द सेम वे नवंबर 2017 का ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट रहता है 38.2% और पारस का रिजल्ट रहता है 89%. मई 2018 का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया का रहता है 19.24% और पारस का रिजल्ट रहता है 90%. नवंबर 2018 का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया का रहता है 44.12% और पारस का रहता है 87.25%. मई 2019 की बात करें तो 18.58% रहता है ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट और पारस का रहता है 85%. नवंबर 2019 की बात करें 35.10% रहता है ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट और पारस का रहता है 85.36%. इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो प्लानिंग होती है, एक स्टूडेंट को जो पढ़ाने का तरीका, स्टूडेंट को मैनेज करने का तरीका, इन सारी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है. क्लास 12th पास किया है किसी बच्चे ने और वो सीए बनने का सपना देख रहा है, उसको पूरा करने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट का है. उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को प्रॉपर गाइड करें, उनका सही टाइम मैनेजमेंट करें, उनका स्टडी मैनेजमेंट करें, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, उनको होमवर्क प्रॉपरली दें, होमवर्क प्रॉपरली चेक करें, टेस्ट प्रॉपरली लें, टेस्ट में जो भी अपडेशंस करनी होती है बच्चे को, सारा का सारा काम करवाने का कोचिंग इंस्टीट्यूट का है. कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ बच्चों से फीस लेके और उनको सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर करना कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम नहीं है. रेदर देन दैट ऐसी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को निभानी चाहिए. किसी एक बच्चे ने सोचा सीए बनने का, दैट इज इनफ फॉर अस. कोई एक बच्चा सोचता है मुझे सीए बनना है, उसको बनाना कैसा है कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है, ना कि उस बच्चे का है. ही इज नॉट दैट मैच्योर्ड. हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, हमने सीए फाउंडेशन के बच्चे को भी देखा, सीए इंटरमीडिएट के बच्चों की मेंटालिटी का भी पता है, सीए फाइनल के बच्चे की भी मेंटालिटी का पता है, और वो बच्चा जब सीए बन जाता है उसके बाद का भी मेंटालिटी का पता है. इन सारी चीजों को जज करके हमें सीए फाउंडेशन के बच्चे को कैसे गाइड करना चाहिए इसके बारे में वो बच्चा नहीं जानता. हमें पता है कि किस लेवल पे, किस स्टेप पे, फाउंडेशन पे कैसे उसको ट्रीट करना है, इंटरमीडिएट में कैसे ट्रीट करना है, फाइनल में कैसे ट्रीट करना है, उसको किस टाइप की गाइडलाइंस की जरूरत होती है. ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है. ये प्रूफ कर रहा है रिजल्ट. पारस इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा रखा है, ये रिजल्ट अपने आप में प्रूफ कर रहा है कि इंस्टीट्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ वी विल टॉक हाउ टू गेट रजिस्टर्ड इनटू दिस कोर्स. आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. आईसीएआई ने
कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पता है कि सीए क्लास 12 के बाद ही हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर क्लास 12 के एडमिट कार्ड आने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट ईयर तक ठीक था, बट 13 अक्टूबर 2020 के बाद, यानी कि लास्ट मंथ के बाद सर्टेन चेंजेस करे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है दैट इज आप अपना प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं क्लास 10th पास करने के बाद। यानी कि जैसे ही आप क्लास 10th का एग्जाम देके पास होते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, यानी कि क्लास 11th में जाती आप अपना रजिस्ट्रेशन सीए में कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, क्योंकि ज्यादातर मैं जब क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं तब कुछ एक चीजें सामने आती है कि सर हम बाद में सोचेंगे, अभी तक कोई प्लान नहीं किया है। यानी कि मतलब पूरे 2 साल वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो स्ट्रीम वो लेके पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक तो आप इस कंफ्यूजन से बच सकते हैं, आप सीए करने का डिसीजन जस्ट आफ्टर क्लास 10th ले सकते हैं और पूरे 2 साल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11th और 12th का 75% सिलेबस आपका मैच करता है सीए फाउंडेशन के साथ। तो यदि आप क्लास 11th में इस माइंडसेट के साथ पढ़ें कि मुझे आगे जाके सीए करना है, तो ऑब्वियस है आगे जब आप सीए फाउंडेशन करेंगे तो आप स्ट्रांग रहेंगे, आपकी सब्जेक्ट में अच्छी होल्ड रहेगी। सो दिस इज वन अनाउंसमेंट, और इसका जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया कि क्लास 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और क्लास 10th के बाद एडमिशन जरूर हो जाएगा, आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। आपका एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब आप क्लास 12th पास करेंगे और आईसीएआई का फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। जैसे कि आप सबको पता है साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, ट्वाइस। एक तो होता है मई जून में और दूसरा होता है नवंबर में। तो जो भी बच्चा क्लास 12th के बाद मई में एग्जाम देना चाहता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 31 दिसंबर तक, यानी कि 1 जनवरी से पहले। और जो बच्चा नवंबर में एग्जाम देना चाहता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जुलाई 1 से पहले, यानी कि 30 जून से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा टू अपीयर इन द एग्जाम इन नवंबर। अब देखिए, जो बच्चा क्लास 12 पास करता है, यानी कि जो बच्चा क्लास 12 के एग्जाम मार्च में देता है और जस्ट आफ्टर 1.5 मंथ्स यदि उसको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ा तो 400 मार्क्स का सिलेबस वो कैसे प्रिपेयर करेगा। सबसे पहली बात तो उसको बेनिफिट मिलेगा क्लास 11th और 12th का, जो उसने 2 साल मेहनत करी क्लास 11th और 12th में, उसका बेनिफिट उसको वहां पे मिलेगा। उसके बाद कुछ एक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको ताकि आप उस एग्जाम को पास कर सकें। उसके लिए आपको 1-to-1 काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, आपको बात करना पड़ेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्सनली बात करनी चाहिए अपने टीचर्स से, या फिर जो क्वालिफाइड काउंसलर्स होते हैं उनसे बात करनी चाहिए, या फिर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, यू फील फ्री टू कॉल अस कि आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसा मत करना कि ठीक है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12th आप फाउंडेशन का एग्जाम दें और आप फेल हो जाएं। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस लेके ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको मई में एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि 400 मार्क्स का सिलेबस है। आप देखिए क्लास 12th का सिलेबस 500 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपने पूरा 1 साल लगाया, और ये कंपटीशन एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके 400 मार्क्स के सिलेबस के लिए 1.5 मंथ्स में आप यदि पास करने की सोच रहे हो इस कंपटीशन एग्जाम के जो एंट्रेंस एग्जाम को, तो आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम फॉर यू। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो डिसीजन आप अकेले मत लेना, प्रॉपर काउंसलिंग लेके उसके बाद ये डिसाइड करना कि आपको अटेम्प्ट मई का देना चाहिए या फिर नवंबर का देना चाहिए। ऑप्शन है अपने पास। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों की ज्यादातर साइकोलॉजी यही होती है, माइंडसेट ये होता है कि हम टाइम बचा लें, और टाइम बचाने के चक्कर में शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने हर एक वीडियोस में ज्यादातर ये बताया कि सीए में शॉर्टकट नहीं चलता, आपको पूरी प्लानिंग करके चलना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में। क्योंकि सक्सेस रेशियो मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपसे, आपको बता दिया कि व्हाट आर द सक्सेस रेशियो, व्हाट इज द पासिंग रेशियो। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद भी आप बिना किसी से सलाह लिए डिसीजन ले रहे हो तो इट माइट बी टेक्स यू इन ट्रबल, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू
कि ठीक है मैंने बता दिया, जिस बच्चे को मई 2022 में एग्जाम देना है उस बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 से पहले करना पड़ेगा, राइट? बट आपके पास टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि आप एक पूरा माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि क्लास 12th का एग्जाम देना है, मार्च में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होते ही बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कैजुअल लेके ठीक है 11 12th के साथ सिलेबस मैच करता है, मैं एग्जाम दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, माइंडसेट के साथ भी एग्जाम में क्या पता अपियर हो जाए, और किसी कारण फेल हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है आपको, आपका जो टारगेट है उसमें आपको बैकफुट पे आना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा डिसीजन गलत साबित हो सकता है कि आपने सीए करने का सोचा था और आप फाउंडेशन में फेल हो गए, तो इट माइट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप इसकी जल्दी मत करना, आप पूरी गाइडलाइंस लेना, पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस लेके फिर ये डिसाइड करना कि आपको फाउंडेशन का अटेम्प्ट मई में देना है या फिर नवंबर में देना है। क्योंकि अब तक तो जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि जो बच्चे मार्च में एग्जाम दिया, जिस बच्चे ने मार्च में एग्जाम दिया उसका अटेम्प्ट नवंबर ही बन रहा है, यानी कि वो पूरी प्रिपरेशन करके नवंबर में एग्जाम देता है। तो टाइम चाहिए आपको, ठीक है सिमिलर है, क्लास 11th और 12th का सिलेबस आपका 75% मैच करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीए का लेवल का भी तो एंट्रेंस एग्जाम है ना वो, तो आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा उस सिलेबस को। सो दिस इज माय एडवाइस, ठीक है मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कर दिया इसको, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है इसमें। सो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखिए क्लास 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, दैट इज कंपलसरी। और उसके बाद जब आप क्लास 12th का एग्जाम दे देंगे आपकी मार्कशीट आएगी, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आपका प्रोविजनल एडमिशन तो हो चुका था 2 साल पहले, जब आपने क्लास 10th पास की थी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, बट आप इस कोर्स को परस्यू करने के लिए यानी कि कंटिन्यू करने के लिए आपको क्लास 12th की पास मार्कशीट कंपलसरी चाहिएगी, तो वो भी चाहिए आपको। एक आधार कार्ड नंबर चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर ऑन ब्लैंक पेज। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। क्लास 12th की मार्कशीट आपके लिए अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोविजनल एडमिशन हुआ है जस्ट आफ्टर पासिंग ए क्लास 10, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि आपने क्लास 12th लिख रखी है ऊपर 10th लिख रखी है। 10th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो क्लास 12th की मार्कशीट है जब आप क्लास 12th का एग्जाम दे दें, आपका रिजल्ट आ जाए, आप तब अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोविजनल हुआ है, राइट? सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन इन सीए फाउंडेशन। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। एक तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिएगी, दूसरा आपको क्लास 12th की मार्कशीट चाहिएगी, एक आधार कार्ड नंबर चाहिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी, और एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर चाहिएगा। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्लास 12th की मार्कशीट को लेके, तो मार्कशीट कंपलसरी नहीं है, आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आपके क्लास 12th का एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है, यानी कि स्कूल आपको जब इश्यू करता है, उसके तुरंत बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप एडमिट कार्ड के नंबर और क्लास 10th की मार्कशीट और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, और जिस दिन आपकी डीएमसी आती है यानी कि मार्कशीट आती है, उस दिन आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। आईसीएआई की जो फीस है फॉर फाउंडेशन कोर्स, दैट इज 9,200। 9,200 सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है, ये जितने भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, बाकी जैसे आर्ट्स या साइंस का बच्चा भी सीए करना चाहता है तो उसको भी 9,200 देना, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने जून 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया नवंबर में एग्जाम देने के लिए, और किसी कारण आप एग्जाम नहीं दे पाए या फिर नवंबर में ही एग्जाम देना है, तो आपको एक एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी, दैट विल बी 1,500 रुपीज, 1,500 रुपए, जो कि 9,200 से अलग है। 9,200 इज फॉर द रजिस्ट्रेशन और 1,500 रुपीज इज फॉर द एग्जाम। जो आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी वो 1,500 रुपीज देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी कारण आप नवंबर में एग्जाम नहीं दे पाए और अब को एग्जाम देना है मई में, तो मार्च में या फिर फेब लास्ट में आपको दोबारा एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको 1,500 रुपीज ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका मई के लिए भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की।
देखिए सब्जेक्ट्स में आपको दो तरीके से एग्जाम देना होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब आपको पता होगा, जो कि आप अब तक क्लास 12 तक जो एग्जाम पैटर्न देते आए हैं, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, 10 का भी होता है, 15 का भी होता है, दैट इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, जो आपको सही लगेगा उसको सर्कल करना है, दैट विल बी द आंसर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। एक तो होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है लॉ और बीसीआर, जिसको हम इंग्लिश भी कह सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये सब्जेक्ट्स होती हैं आपकी ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं आपके 200 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं 200 मार्क्स के। यदि हम ग्रुप वाइज बात करें तो अकाउंट्स 100 मार्क्स का है, लॉ और इंग्लिश 100 मार्क्स की है, स्टैट, मैथ, रीजनिंग 100 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 100 मार्क्स का है। ये ग्रुप बन गया एक, जैसे कि स्टैट, मैथ, रीजनिंग मिलके एक पेपर बन गया, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एक पेपर बन गया, इंग्लिश एंड लॉ एक पेपर बन गया, अकाउंट्स अपने आप में 100 मार्क्स का कंप्लीट है। इन टोटल हम बात करें तो 400 का आपका एग्जाम होगा सीए फाउंडेशन का। कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन टोटल जैसे मैंने बताया आपको 400, इस 400 में से आपको पास करने के लिए मिनिमम 50% चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। मतलब 400 में से 200 आपको इन टोटल लाना पड़ेगा। और यदि हम पेपर वाइज बात करें, हर पेपर में आपको 100 मार्क्स में से 40 लाना कंपल्सरी, यानी कि अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पासिंग मार्क्स 40 होगा मिनिमम पर पेपर। और यदि हम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग की बात करें, तीनों मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिस 100 में से आपको 40 मार्क्स लाना कंपल्सरी है। सो दिस इज द कंडीशन, 50% इन टोटल, 40% सब्जेक्ट वाइज। तो आपको इस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना है कि आपके 200 क्रॉस हो जाए, यानी कि आप अकाउंट्स में 80 ले आते हो, बाकी में किसी में 40, किसी में 60 और किसी में 50, ऐसे करके ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपको, जैसे कि मैंने बताया 400 का टोटल एग्जाम होगा, 400 में से आपको 200 लाना पड़ेगा, दैट इज 50% इन टोटल। और पेपर वाइज हम बात करें तो अकाउंट्स में से 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 40 लाना जरूरी है, 40% इज कंपल्सरी इन एवरी पेपर। आपके 4 पेपर हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स वाइज नहीं देखना है। पेपर वाइज हम बात करें तो 100, 100, 100 एंड 100, इन चारों को मिला के 400 हो गया, जिसमें से 50% चाहिए, दैट इज 200। और पेपर वाइज आपको चाहिए 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 और 100 में से 40। तो आपको एग्रीगेट जो मार्क्स चाहिए ताकि आपकी 200 पूरे हो जाएं, दैट इज 50 मार्क्स। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अकाउंट्स आपका स्ट्रांग है तो आप 90 ले आओ अकाउंट्स में, या फिर 80 ले आओ, इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रांग है तो 70 ले आओ, ऐसे करके आपको 200 मार्क्स टोटल चाहिए होगा। दूसरी जो बात मैंने बता दी आपको, पेपर 3 एंड पेपर 4, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट और 2 पेपर, 5 सब्जेक्ट के 2 पेपर बन गए, ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। अकाउंट्स, इंग्लिश एंड बिजनेस लॉ, ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, और ये आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के। और तीसरी बात, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, दैट इज अलाउड। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं दैट यू कैन टेक इन द एग्जाम। और तीसरी बात जो मैंने बता दी आपको, एग्जाम आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न में होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताया आपको मैंने, यदि आप इस कोर्स को प्रॉपर टाइम देते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स को आप रेस्पेक्टफुल्ली करते हैं, इसको पार्ट टाइम नहीं लेना है आपको, इसको मेन टारगेट लेके चलना है आपको। और ये सारी चीजें जो मैंने बताई, जो मैनेज करनी है आपको, स्टडी मैनेज, 1-to-1 क्वेश्चन करके देखना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंस्टीट्यूट की, करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तभी एक बिलो एवरेज बच्चा भी सोच सकता है सीए करने की, और हर कैटेगरी के बच्चे सीए बनते हैं, चाहे आप अबव एवरेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो। देयर इज नो लिंक इन दैट कि आप सीए नहीं बन सकते या फिर बन सकते हो। कोई भी बच्चा सीए बन सकता है जो सीए बनने की ड्रीम रखता है, उसको सीए बनाना इंस्टीट्यूट का काम है। मैंने आपके सामने रिजल्ट कंपेयर करके दिखा दिया। यदि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है तो आप आराम से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं।